बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे पास क्या है और हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो आपके पास है। आपके पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें आपके पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि डेटा को ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के जरिए, बल्कि ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ जो होते हैं वो आपके पास एक स्पैचुअल सीरीज में आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें आप क्या कह रहे होते हो कि जो स्टेटिस्टिकल सीरीज होती है ना, वो स्प्रेड ओवर और पीरियड ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू रिलेटेड वेरिएबल इन विजुअल फॉर्म, वो आपको विजुअल फॉर्म में जो है आपको प्रेजेंट कर रहा होता है अपना डेटा। तो ग्राफ क्या होते हैं, बेसिकली इजी वे होता है कि आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फिगर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड की जाए। जिस तरह कि हम देख सकें कि अगर हम बिजनेस मैन को देखते हैं तो उनके जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा इजी होता है कि अगर हम देखें कि फिगर्स के जरिए देखें, उससे फिर भी हमें डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर हम उनको प्रेजेंट किया हुआ देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट किया हुआ इन द ग्राफ एंड डायग्राम की शेप में, तो वो हमारे लिए ज्यादा विजुअल फॉर्म जो है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड भी डालती है और साथ में हमारे लिए हमें ज्यादा इजीली समझ भी आ जाता है। तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो करनी किस तरीके से है, तो यहाँ आपको जो टॉपिक आज आपका गिवन है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जिसमें हम कहते हैं कि देयर आर द रीजन फॉर ड्राइंग ग्राफ। अब देयर आर द मोस्ट ऑफ द रीजन इन विच वी आर ड्राइंग द ग्राफ, कि हमारे पास कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो सिंपल ग्राफ होता है ना, वो मोर देन 20 पेज ऑफ कोड, मतलब क्या होता है कि वो उसका एक ग्राफ 20 पेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर एक बेटर और सिंपल और अच्छा ग्राफ बनाया गया। तो आपके पास अगर 20 पेजेस समझाने के लिए, फिगर्स देकर समझाने के लिए दिए जाए, तो वो एक अच्छे ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि मैनी ग्राफ जस्ट रिप्रेजेंट समरी ऑफ द डेटा, कि अगर आपने ओवरऑल समराइज करना डेटा को, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं कि आपकी जो बिजनेस की सिचुएशंस है दे आर डाउन और अपवर्ड, तो वो जो हमारे पास ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, समरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत बेटर होती है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके एक समराइज करके उसको डिस्क्राइब कर देना। तो ये फिर हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी इसके होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसके अलावा बताऊं, फिर हमारे पास कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके पास कंपैरिजन हो रहा होता है। यहाँ जो आपके पास गिवन है ना ग्राफ के, हम ग्राफ को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, तो इसके अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल रहा होता है, फिर कंपैरिजन बिटवीन द टू और मोर स्टेटिस्टिकल सीरीज के लिए कर रहा होता है, ठीक है। इजी होता है, हमें मिनट्स डिटेल्स दे रहा होता है। और इसका एक बहुत बड़ा यूजेज ये भी है कि हम ग्राफ के जरिए प्रिडिक्शंस, हम जो यूजफुल होते हैं ना प्रिडिक्शन इन फोरकास्ट के लिए भी ग्राफ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। कि हम अगर हम देखें कि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो स्टैट्स में यूज हो रहे होते हैं, और स्टैट्स में मेन मकसद हमारे पास जो डेटा गिवन होता है उसको यूज करते हुए अपने नेक्स्ट डेटा को प्रिडिक्ट करना होता है, फोरकास्ट करना होता है। तो जो ग्राफ होते हैं इट्स आल्सो यूजफुल फॉर द प्रिडिक्शंस एंड द फोरकास्ट। देन हम कहते हैं कि जो ग्राफ हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम देखा जाए तो वैसे तो हमें लेस एक्यूरेट होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द मिनट्स डिटेल्स तो आपको फिगर्स में मिल सकती है, बट ये समराइज कर देते हैं हमने डेटा को और इजीली आपको समझ आ सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इसकी कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर और टाइम होता है ना, वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। तो जो ग्राफ है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, हमने ग्राफ तो पढ़ लिया कि जी ग्राफ क्यों हमारे लिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं, ग्राफ किस वजह से इफेक्टिव हमें लग रहे होते हैं, उसके क्या क्या फवायद हो सकते हैं। अब यूजेस इसके क्या क्या हैं ग्राफ के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ के यूजेस क्या हैं जी, आप इसमें भी बता सकते हो, जिस तरह हमने अभी पढ़ा ना कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को हम क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं फिगर में, तो उसमें कॉमन यूज तो ग्राफ भी आ सकते हैं, बिकॉज इनके ये फीचर्स हैं, इस वजह से इसको हम फिगर्स पे ज्यादा
प्रेफर कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास यूज किया जाता है जो ग्राफ आर यूजफुल फॉर चेकिंग assumption मेक अबाउट द डेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डू। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा कि ग्राफ इज यूजफुल फॉर द प्रिडिक्शंस एंड assumptions, ठीक है। तो जो फोरकास्ट एंड assumptions जो डिपेंड कर रही होती है ना, जो हमारे पास प्रिडिक्शन और फोरकास्ट डिपेंड, वो मेन डिपेंड ही assumptions पे कर रहे होते हैं। assumptions क्या होती हैं? मफरूजा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि अगर हम इतने चीज ऐड करेंगे तो इसका ये रिस्पॉन्स आएगा, या इतने हम मंथ और लगाएंगे तो इसका और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये जो assumptions है ना, मफरूजात हैं, उनको चेक करने के लिए ग्राफ्स आर द यूजफुल है। देन हमारे पास क्या आ जाता है? ग्राफ प्रोवाइड अ यूजफुल सब्जेक्टिव इंप्रेशन एज व्हाट रिजल्ट्स फॉर्मेट एनालिसिस शुड बी। कि हमें ये समरी के जरिए ना एक सब्जेक्टिव इंप्रेशन प्रोवाइड कर देता है, कि ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कर देता है हमें। इसमें फिर क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, या ईच एंड एवरी यूनिट को करना नहीं पड़ता, चेक नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें ये ओवरऑल एक पिक्चर जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रोवाइड कर देता है। देन हमारे पास क्या होता है कि ग्राफ ऑफन सुजेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू बी कैरिड आउट, पार्टिकुलरली द ग्राफ ऑफ द मॉडल फिटेड टू द डेटा। हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इसको हम लेके चल चलते हैं इसकी फॉर्म को, और उसके लिए हम क्या होते हैं कि ग्राफ को फिट कर सकते हैं अपने डेटा में, ठीक है, कि जो आपको डिफरेंट मॉडल्स गिवन होते हैं ना, उसमें आप अपना डेटा जो है वो फिट कर सकते हो। देन ग्राफ गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है। फिगर्स में आपको ईच एंड एवरी फिगर नोट करना होता है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिस तरह आपको अगर एक स्टोरी सुनाई जा रही है और एक चीज दिखाई जा रही है, तो जो स्टोरी आपको दिखाई जा रही है वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी, उसके जो अफेक्ट ऑन द माइंड है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ठीक है, कि वो आपके माइंड पे ज्यादा देर तक असरअंदाज रहेगी। तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो सुनाने या आप कोई चीज लिख रहे हो, उससे बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड पे ज्यादा अफेक्ट करती है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर हम कहते हैं सम ग्राफ आर यूजफुल फॉर चेकिंग द वेरिएबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन, आउटलेयर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। हमारे पास कुछ ग्राफ यूजफुल होते हैं चेक करने के लिए वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस को या आउटलेयर्स को। जहाँ आउटलेयर या वेरिएबिलिटी की कितनी वेरिएबल्स क्या होता है? चेंज, कि आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी जो डेटा है उसमें कितनी चेंज आ रही है, उसके लिए भी ग्राफ जो है वो हमारे लिए बेटर समझ जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ड्राइंग ग्राफ क्या है? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि जी ग्राफ क्यों हमारे पास जरूरी है या उसके कॉमन यूजेस क्या है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको मेन पॉइंट्स भी माइंड में रखने हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि आपने अपना टाइटल जो है वो क्लियरली लेबल करना है, ठीक है। अब आपके पास ग्राफ बनता कैसे है? देखिए, जो हम ग्राफ बना रहे होते हैं ना, वो हमारे पास ये ऐसे होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो हम ले रहे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस आप ले रहे होते हो, एक वाई एक्सिस पे यूनिट्स ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ले रहे होते हो, या आपके पास एक्स एक्सिस को आप कहते हो एब्सिसा और वाई एक्सिस को आप कह रहे होते हो ऑर्डिनेट। तो आपको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। वाई एक्सिस को आप ऑर्डिनेट कह रहे होते हो और इसको आप कह रहे होते हो एब्सिसा। ये मैंने आपको लिख दिया, एक्स एक्सिस को एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। एक चीज आपको और याद होनी चाहिए कि जो एक्स होता है ना, यहाँ पे हम फिक्स वेरिएबल अपने लेते हैं, ठीक है, फिक्स वैल्यूज लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस हमारे पास डिपेंडेंट होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्स एक्सिस पे। अगर चेंज ऑफ द एक्स एक्सिस आया तो वाई एक्सिस ऑलरेडी चेंज होगा। तो एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपने टाइटल देना है वो मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपने एब्रीविएशन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। हमने कहा कि क्लियरली लेबल एक्स एक्सिस विद द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो आपको यूनिट्स मेंशन किए गए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो आपने लिखने हैं और क्लियरली लिखने हैं ताकि अगले को देखने वाले को समझ आए। देन कीप द यूनिट्स लॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म रेगुलर द स्केल चूजन फॉर द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है ना, वो आपके पास आएंगे एक्स एक्सिस पे और यूनिफॉर्म एक्स एक्सिस होना चाहिए। उसमें जो आप डिफरेंस ले रहे हो, अपने टाइम पीरियड ले रहे हो,
वो आपके पास इक्वल होना चाहिए, ना कि एक आपने डिफरेंस ज्यादा लिया हो एक कम होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी आप स्केल चूज करोगे उसमें जो डिफरेंस है वो आप इक्वल लोगे। देन कीप द डायग्राम सिंपल, अवॉइड एनी अननेसेसरी डिटेल्स, बिकॉज ग्राफ का मकसद ही यही है कि जो आपकी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उसको आप इजी फॉर्म में ला सको। तो इसमें जो अननेसेसरी डिटेल्स है उसको आपने स्किप कर देना। अ क्लियर एंड कॉन्साइज टाइटल शुड बी चूजन एज अ ग्राफ मीनिंगफुल, कि आपने जो टाइटल जो आप मेंशन करोगे जिससे पता चलेगा कि आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली मेंशन क्या कर रहा है, तो वो आपने क्लियरली मेंशन करना है। इफ द डेटा ऑन डिफरेंट ग्राफ्स आर टू बी मेजर, ऑलवेज आर आइडेंटिकल स्केल्स, आपने आइडेंटिकल स्केल्स लेने हैं अगर डिफरेंट ग्राफ्स आप ले रहे हो। देन हमारे पास इन अ स्कैटर प्लॉट्स डोंट ज्वाइन द डॉट्स, दिस मेक्स लाइकली यू विल सी अ पैटर्न इन द रैंडम स्कैटर ऑफ द। अच्छा, इसमें हमारे पास ये क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें हम वो मेन चीज आपको बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इधर ले ली है ईयर, ठीक है, ये आपने ले लिया जी ईयर, यहाँ पे आपने ले लिया प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के कि ईयर के हिसाब से क्या प्रोडक्शन हुई। अब हम कह देते हैं जी 1928 में आपके पास क्या प्रोडक्शन हो रही थी, 1929 में क्या प्रोडक्शन हो रही थी, 1930 में क्या प्रोडक्शन होती। वो जो प्रोडक्शन वाले पॉइंट्स है ना, यहाँ भी आपने इक्वल डिफरेंस लेना है जो आपको बताया गया था। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, वो आपने अपना डेटा ऑब्जर्व करके लेना होता है। अब हमने जो पॉइंट्स ज्वाइन करने, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ आ गए, एक यहाँ पे आ रहे, एक यहाँ पे आ रहे, जो पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं वो आपने अगर मुख्तलिफ 2 से ज्यादा ग्राफ के अंदर डेटा शो कर रहे हो ना, तो उसको ऐसे ज्वाइन नहीं करना कि वो आपस में मिक्सअप हो जाए। ये बड़े ही इजी और बड़े ही अच्छे वे में आपने ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स के साथ, ताकि वो क्लियरली नुमाया हो कि कहाँ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, कहाँ अप्स आ रहे हैं, कहाँ डाउन आ रहे हैं। तो ग्राफ का मकसद ही यही होता है कि वो आपको ओवरऑल समरी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह आपने ग्राफ जब बनाना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ जब करनी है, तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है और ये आपके पास ग्राफ में आएंगे। लेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, यह आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सोर्स ऑफ डेटा भी आपने मस्त लिखना है कि आपने कहाँ से अपने डेटा को चूज किया है। तो ये आपके, और अगर आपके पास ग्राफ 2 से ज्यादा हो जाते हैं ना, अगर डेटा 2 से ज्यादा है, तो वो हम क्या कहते हैं, कर्व्स इफ मोर देन वन मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश आइदर डिफरेंट कलर्स और बाय डिफरेंट लाइंस। आप उसको डिफरेंट शेड से, डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट कलर से नुमाया कर सकते हो। तो ये हमारे पास ग्राफ बनाने का तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मुख्तलिफ जो आगे जिस तरह ग्राफ है वो कौन कौन से हम बना सकते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।